हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल का केस हम पढ़ चुके हैं। अब देखो उसके आगे कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें एयर रेजिस्टेंस वगैरह या कुछ अदर इफेक्ट दे देता है, तो और क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एक एग्जांपल से लेंगे अपन। हेडिंग डालना चाहो तो डाल सकते हो, प्रोजेक्टाइल विद अदर इफेक्ट। ठीक है, मेनली इसमें एक क्वेश्चन करना है अपने को, तो क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। लिखो, हेडिंग डाल लेना, क्वेश्चन लिखेंगे। इफ wind exert if wind exert a constant force on projectile if wind exert a constant force on projectile and it falls it falls at the point of projection at the point of projection। ठीक है, अपने क्या लिखा था स्टार्टिंग में? लिखा था ना, इफ विंड एक्सर्ट एक कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट लिख लिया था ना? नहीं लिखा है तो लिख लेना बेटा। देन फाइंड फोर्स ड्यू टू विंड। देन फाइंड फोर्स ड्यू टू विंड। जैसे बेटा इसमें कहा है कि देखो, हवा के कारण कुछ प्रोजेक्टाइल पे ऐसा इफेक्ट आया कि तुमने फेंका, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल वापस से लौट के उसी पॉइंट पे आ गई जहां से फेंका। ऐसा तभी उसका जब हवा जोर से चल रही हो। और इसने दे रखा है कि एयर का जो फोर्स है, विंड का जो फोर्स है, वो कांस्टेंट है। मतलब उसका हाइट या पार्टिकल की वेलोसिटी से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कांस्टेंट फोर्स है दिया है इसने ऐसा। तो देखो इसको करने की कोशिश करते हैं। यहां से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया, मान लो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ये एक प्रोजेक्टाइल किया हमने। ये प्रोजेक्टाइल क्या हुआ, ऐसे फेंका, जाना था लेकिन ये लोड करके आकर यहीं गिर गया। ऐसे ये गया और वापस आके यहीं गिर गया। ऐसा कुछ एयर का फोर्स लगा इसको। तो अब देखो बेटा, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना। विंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन ओनली या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। विंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फोर्स लगाती है एयर। ठीक है, अब देखो बेटा, यदि मैं कोई इस पार्टिकल पे बात करूं तो mg तो नीचे लग रहा है और ये घूम के वापस उधर चला गया, मतलब एयर रेजिस्टेंस का फोर्स F लग रहा है। ये जो F है, ये है फोर्स ड्यू टू विंड। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इन y डायरेक्शन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ विंड। कोई इफेक्ट नहीं है y डायरेक्शन में। मतलब y डायरेक्शन का मोशन तो वैसा ही हो रहा है। y डायरेक्शन में सिर्फ एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण रहेगा। और x में फोर्स लग गया तो इसका एक्सेलरेशन F अपॉन m हो जाएगा। मास m दे रखा है पार्टिकल का, इन्हीं की टर्म्स में आंसर आएगा। तो देखो बेटा, यदि मैं बात करूं y डायरेक्शन पे क्या डिपेंड करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है बेटा, पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, वो केवल और केवल y डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंडेंट होता है और इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर वैसे भी निकाल सकता हूं दोबारा से, sy इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी u साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा टी ये वही आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, जो नॉर्मली होता है।
ठीक है, ये इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी थी u sin थीटा, इधर की तरफ है u cos थीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। लेकिन यदि मैं बात करूं इन x डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन जो आएगा ax वो आएगा बेटा f अपॉन m, और वो भी निगेटिव का, क्योंकि इधर प्लस एक्स है, फोर्स पक्का उधर लगा होगा तब ही पार्टिकल वापस इनिशियल पोजीशन पे जाएगा। तो माइनस एफ अपॉन एम इतना एक्सेलरेशन आएगा एक्स डायरेक्शन का। यदि मैं बात करूं इतने टाइम बाद ये पार्टिकल वापस से इनिशियल पॉइंट पे आ गया, मतलब इस बार एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी 0 हो गया। कब? इतने टाइम बाद। तो रख दो u कितना है, u cos थीटा, t कितना है कैपिटल T, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है माइनस एफ बाई एम इंटू कैपिटल T। तो यहां से फोर्स निकाल लो, ये इधर आ जाएगा, F एक T तो कैंसिल हो जाएगा, एफ टी अपॉन 2m इज इक्वल टू u cos थीटा। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 2mu cos थीटा अपॉन T, T रख दो, ये आ जाएगा mg कोट थीटा, इतना फोर्स आ जाएगा। यदि इतना फोर्स इसके ऊपर लगा होगा, ये थीटा पे डिपेंड होगा कितने एंगल पे फेंका था पार्टिकल को, तो इतना फोर्स यदि लगेगा तो पार्टिकल वापस से वहीं पे आ जाएगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार देखो जानबूझ के क्या देगा, वो कहेगा कि हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल किया, लेकिन जब हमने प्रोजेक्टाइल किया उसके कारण, एयर के कारण एक्स डायरेक्शन में उसको पार्टिकल को एक्सेलरेशन मिल गया, कुछ सपोज g/4 मिल गया, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g/4 मिल गया एयर के कारण। तो कुछ नहीं बेटा, उस केस में देखो यदि एक्सेलरेशन बोला है तो वो उसी डायरेक्शन में मिल गया होगा, तो बस जो वाई डायरेक्शन का मोशन है वो उससे इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन का जो मोशन है उसको इफेक्ट आ जाएगा। उसमें क्या होगा, पहले यूनिफॉर्म मोशन होता था विदाउट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता था, लेकिन इस बार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो फॉर्मूले हम लगाएंगे v = u + at, h = ut + हाफ at², रेंज भी चेंज हो जाएगी। कुछ नहीं है, बस एक्सेलरेशन रख देंगे जो एयर के कारण मिला है, और कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा? इसके बाद देखो रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो बेटा, यदि दो पार्टिकल को हवा में फेंका गया है, तो देखो जब दो पार्टिकल एयर में हैं, जैसे ये और ये दो पार्टिकल एयर में हैं, इसको इधर फेंक दिया u1 से θ1 एंगल पर, इसको इधर फेंक दिया u2 से θ2 एंगल पर, लेकिन देखा जाए तो दोनों के पास एक्सेलरेशन जो है वो g है। इसका मतलब ए रिलेटिव की यदि बात करूं, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो वो 0 आएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी वो कांस्टेंट होने वाली है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों।
इसका मतलब उस पार्टिकल का जो रिलेटिव मोशन है वो कुछ ऐसा होगा, यदि मैं कहूं कि दो पार्टिकल एयर में हैं, प्रोजेक्ट किया गया दो पार्टिकल को एयर में, तो एक के रिलेटिव में दूसरे का जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जिस डायरेक्शन में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल थी उसी डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। रिलेटिव, दोनों को रिलेटिव में लगेगा कि पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। या फिर मैं कहूं, देखो जैसे दो पार्टिकल को हमने हवा में फेंक दिया, ए और बी को, तब ये दोनों हवा में है, तो यदि ए को पूछा जाए कि बताओ तुम्हारे रिलेटिव में बी का पाथ कैसा है, तो वो कहेगा बी का पाथ तो स्ट्रेट लाइन है। बी का पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। यदि ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को पूछा जाए तो दोनों कहेंगे ये भी प्रोजेक्टाइल है, ये भी प्रोजेक्टाइल है, पैराबोलिक पाथ है। लेकिन यदि एक दूसरे से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि एक जो पाथ है ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। ये बहुत अच्छी बात है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसका बहुत अच्छा यूज भी कर लेते हैं हम क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहले लिखेंगे एक नोट करके, इसको बना लो, बनाओ तो फिर लिख लेंगे नोट करके। बना लिया होगा? अब लिखो, इफ टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन एयर, if two particles are projected in air in any direction, then path of one particle relative to the other particle, path of one particle relative to the other particle will be a straight line, will be a straight line। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें अपन। देखो, दो ऐसे कोई बिल्डिंग है, या पोल मान लो, बिल्डिंग मान लो, कुछ भी मान लो। ये 20 मीटर ऊंचा है, ये 30 मीटर ऊंचा है। यहां से एक पार्टिकल ए को फेंका गया है हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड। यहां से दूसरे पार्टिकल बी को फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से। ये दोनों के बीच की सेपरेशन मुझे पता नहीं है, डी है। ठीक है, बोला है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पोल्स so that both particle will strike in air। Also find time when they collide and position where they collide। ये पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो बिना रिलेटिव, दोनों के मोशन को ऑब्जर्व करें, दोनों का मोशन पैराबोला होगा और दोनों कहीं जाके कोलाइड करेंगे और कंडीशन लगा के सोल्व कर लो, वो भी सही है। दूसरा रिलेटिव है, हम दोनों मेथड से करके देखते हैं। ठीक है,
तो पहला करेंगे विदाउट रिलेटिव। बिना रिलेटिव करते हैं। देखो हम कहेंगे ये पोल है, जहां ये 10 मीटर 20 मीटर है, ये 30 मीटर है। ये पार्टिकल इधर गया ऐसे, यहां पहुंच गया। ये पार्टिकल इधर गया ऐसे, और ये भी यहां पहुंच गया, दोनों यहां टकरा गए। मैंने कहा ये जो सेपरेशन है ये x है, x1 बोल देता हूं। ये जो है x2 है, ये जो है ये y है, ऐसे ये वाली जो है ये y है। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये इससे 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर, तो ये जो आएगी यहां से यहां तक, ये तो 10 तो ये और y ये, तो ये हो जाएगा 10 प्लस y, ऐसा होगा। ठीक है बेटा, ओके। इसकी जो इधर की तरफ वेलोसिटी है ये है 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी इधर थी, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर। इधर की तरफ आएगा 10 cos 60 और इधर की तरफ आएगा 10 sin 60। कोई दिक्कत? ये 10 थी इधर। तो ध्यान से देखना बेटा, x डायरेक्शन में देखा जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है x डायरेक्शन में। तो जो x1 आएगा दैट विल बी इक्वल टू, मैंने कहा t टाइम में कोलिजन हो रहा है। कितने टाइम में हो रहा है? t टाइम में। दोनों को टाइम तो सेम ही मिलेगा क्योंकि एक साथ प्रोजेक्ट किया है, साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किए हैं। तो x1 हो जाएगा 10 इंटू टी। x2 जो है ये इसकी वेलोसिटी है 10 cos 60 इंटू टी, तो ये आ जाएगा cos 60 1/2 5t। तो जो d है वो होगा x1 प्लस x2 जो कि हो जाएगा 15t। कहीं से t मिल जाए काम बन जाए, t आ गया तो d आ गया। अच्छा, टाइम कैसे निकालें? हम कहेंगे t टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट y होगा। तो y जो है, देखो इसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो t टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगा हाफ जी टी स्क्वायर। यही होता है क्योंकि वर्टिकल में इनिशियल क्या है? 0। तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू है हाफ जी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 प्लस वाई। ये 10 प्लस वाई, मैं कहूंगा 10 प्लस वाई जो होगा, इस बार इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 sin 60, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो क्यों ना नीचे की तरफ पॉजिटिव मान ले। तो ये पॉजिटिव हो गया, u हो जाएगा, यहां से मैं नीचे लिख देता हूं इसको, 10 प्लस वाई जो होगा ये हो जाएगा 10 sin 60, पॉजिटिव का आ गया नीचे की तरफ है, इंटू टी, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस ही आएगा बेटा क्योंकि सारी चीजें नीचे की तरफ है इसलिए पॉजिटिव। 10 प्लस वाई, वाई यहां से रख दो इसमें, तो हो जाएगा 10 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर 10 sin 60, √3/2 sin 60 बन जाएगा, तो हो जाएगा 5√3 इंटू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो यहां से t आ गया 10/5√3, तो यह आ जाएगा 2/√3। तो d आ जाएगा 15 इंटू टी, मतलब d हो जाएगा 15 इंटू 2/√3, 30/√3, ठीक है, मतलब 10√3।
ठीक है। और पोजीशन, पोजीशन हो जाएगी ये वाली। तो ग्राउंड से मैं कहूंगा पोजीशन हो जाएगी हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से हाइट हो जाएगी h इज इक्वल टू, देखो y नीचे आ चुका है, टोटल 20 था, 20 माइनस वाई, ये हो जाएगा 20 माइनस वाई हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, टी हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, इतने हाइट। तो ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आई होगी। लेकिन इसी को एक बार रिलेटिव से करके देखेंगे उसमें क्या होता है। पहले इसको नोट करो, फिर रिलेटिव से करते हैं। लिख लिया होगा। यूजिंग रिलेटिव, सपोज मैं ए के रेस्पेक्ट में सोल्व कर लेता हूं विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ये हो गया, एक तो रेस्ट पे हो गया यहीं पे, ये तो रेस्ट पे हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इसके रिलेटिव में सोल्व कर रहा हूं। रिलेटिव से मैं क्या निकाल सकता हूं, सिर्फ टाइम, किस टाइम पर कोलिजन होगा, ठीक है। उस टाइम का यूज करके दोनों के बीच की सेपरेशन भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच की सेपरेशन किसी भी फ्रेम में बैठते को सेम आएगी। ये जो बी है बेटा, देखो पहले तो बी की वेलोसिटी इधर की तरफ थी 10 cos 60, 10 cos 60, ये तो इसकी खुद की थी। इधर की तरफ थी 10 sin 60, लेकिन इसके पास भी तो इधर 10 थी ना, जो कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगी, मतलब इधर की तरफ, तो +10 ये हो जाएगा। +10 क्यों हुआ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, बोलो हो गया वही। इसका मतलब इसके रिलेटिव में इसके पास जो नेट इधर की तरफ वेलोसिटी आ रही है, ये बन जाएगी, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं, ये समझ में अच्छे से आएगा। ये तो रेस्ट पे हो गया, 20 मीटर है, ये 10 मीटर है। इधर की तरफ इसकी नेट आ गई 10 + 10 cos 60 बन जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 15, और इधर की तरफ इसकी आ जाएगी 10 × √3/2, 5√3, ठीक है। मतलब इन दोनों की नेट इसकी इधर की तरफ आएगी, ये इधर की तरफ। और बेटा दोनों रिलेटिव में पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब इसका पाथ ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो ये कह रहा है कि दोनों कोलिजन कर रहे हैं, अब ये तो यहीं पे रहेगा, रेस्ट पे है रिलेटिव में, तो इसके रिलेटिव में ये यदि पार्टिकल इसको कोलिजन कर रहा है तो ये पार्टिकल इसके पास पहुंचना चाहिए। इसका मतलब इसका मोशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जाकर के इसके पास पहुंच जाए, ऐसे ये सीधा इधर जाएगा। मतलब ये जो नेट है ये इधर की तरफ आनी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये 60 नहीं है बेटा, ये तो जिधर फेंका तो वो अलग है, ये तो रिलेटिव की बात कर रहे हैं। ये मुझे नहीं पता, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, मैंने कहा थीटा है सपोज, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, बोलो होगा या नहीं। ये डिस्टेंस क्या है, डी है। अब देखो जवाब कैसे आ रहे हैं, रिलेटिव से जवाब देखो। मैं कहूंगा tan थीटा, tan थीटा, ये तो थीटा कहता है कि वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रेशियो, ये आ गया 5√3,
और हॉरिजॉन्टल आ गई 15, जो कि इक्वल होना चाहिए tan थीटा। यहां से कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 10 और बेस हो गया d। सोच के देखो, यदि इसके रिलेटिव में इसको आगे कोलिजन करना है तो इसका पास ऐसी लाइन होना चाहिए जो यहां पे मिले। ये रेशियो भी लिख सकते हैं और वेलोसिटी का रेशियो भी लिख सकते हैं। डी सीधा आंसर आ गया। कितना? 5, 3, 1/√3, 10√3, सीधा आंसर आ गया। टाइम की बात करते हैं, चलो ठीक है, टाइम की बात करते हैं। अब देखो एक बात बताओ, दोनों को कोलिजन कराने के लिए हॉरिजॉन्टल, ना तो इसके पास हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है, ना इसके पास वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन है। दोनों रिलेटिव क्या है? जीरो। ए एक्स रिलेटिव भी जीरो है, ए एक्स तो वैसे भी जीरो था, लेकिन ए वाई रिलेटिव भी क्या है? जीरो है। तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो वाई में इसको रिलेटिव में कितना चलना है? 10 मीटर कोलिजन के लिए। तो टाइम देखो कैसा लगेगा, टाइम लगेगा 10 मीटर वाई में चलना है। कितनी वेलोसिटी से चलना है? 5√3 से। कितना टाइम लगेगा? 2/√3 सेकेंड। बोलो। तो रिलेटिव ने देखो कितना आसान कर दिया प्रॉब्लम को। कुछ नहीं, बस इसके रिलेटिव में सोल्व करेंगे तो ये सीधा मोशन हो जाएगा। यहां से डी भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, लेकिन पोजीशन निकालनी होगी तो फिर हमें एक पार्टिकल को सोल्व करना पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको फिर हम रिलेटिव में सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं पोजीशन तो यदि हमने इसको रेस्ट पे मान लिया, एक्चुअल में रेस्ट पे थोड़ा है, पोजीशन फ्रेम पे डिपेंड करती है। इसीलिए इसको ग्राउंड फ्रेम में फिर पोजीशन निकालनी पड़ेगी। लेकिन देखो टाइम और डी बड़ा इजीली निकल गया इससे। तो एक अच्छा कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें करना क्या है, जब दो पार्टिकल एयर में होते हैं तो एक को रेस्ट करो, दूसरे को मोशन स्ट्रेट लाइन बना दो। कोलिजन कर रहे हैं तो कोलिजन करवा दो, किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करें तो फिक्स पॉइंट से पास करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का मोशन होगा। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत? इसको नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं रिलेटिव का यूज करके। लिख लिया? एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखो बेटा। चलो मैं वैसे डायग्राम बना देता हूं। दो पार्टिकल एयर में हैं, ठीक है। इस वाले को ग्राउंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया 40 मीटर पर सेकंड, इस वाले को किसी हाइट से इधर की तरफ प्रोजेक्ट किया 30 मीटर पर सेकंड, और ये जो हाइट है ये इधर रखिए 60 मीटर। बोथ आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, ठीक है। पूछा है फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी, मतलब दोनों को एयर में प्रोजेक्ट किया वर्टिकल प्लेन में, एक ऊपर की तरफ और एक को 60 मीटर हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। दोनों के बीच की मिनिमम सेपरेशन निकालनी है। अब ये तो दिक्कत हो गई, ये तो बेटा ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तब तक ये ऐसे जाता रहेगा। मिनिमम सेपरेशन मुझे क्या पता कब होगी, लेकिन रिलेटिव से देखो इसका कितना बढ़िया जवाब मिलने वाला है। मैं कहूंगा मिनिमम सेपरेशन जो है वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होती है। किसी भी फ्रेम में निकालो मिनिमम सेपरेशन सेम आएगी। तो इसको एक के रिलेटिव में सोल्व कर लेते हैं। चलो इसी को रेस्ट पे कर देते हैं, इसको नाम भी दे देता हूं मैं, इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं। तो विद रेस्पेक्ट टू बी सोल्व करते हैं। तो देखो बी तो हो गया रेस्ट पे, इससे 60 मीटर ऊपर इधर की तरफ इसके पास वेलोसिटी है 30 एक के पास, लेकिन 40 इसका अपोजिट में मिल जाएगा नीचे की तरफ, मतलब इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी 30 और 40 का नेट 50, जो कि इधर की तरफ आएगी। बोला आएगी या नहीं? ये जो एंगल है ये आएगा 37 डिग्री। कहां से आया?
बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 30/40 आएगा ना, tan थीटा इज इक्वल टू 30/40, 3/4 मतलब थीटा इज इक्वल टू 37, ये 37 आ जाएगा। और रिलेटिव पाथ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ये इस स्ट्रेट लाइन पे मूव करता हुआ दिखेगा बी को। तो बताओ मिनिमम सेपरेशन के लिए यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये डाल दिया परपेंडिकुलर, ये आएगा डी मिनिमम, ये है 60 मीटर। सोचो ये 60, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो ये 60 cos 37 तो ये हो जाएगा, और 60 sin 37 ये हो जाएगा। तो डी मिनिमम नथिंग बट 60 sin 37, 16 sin 37 बन जाएगा 3/5, 36 मीटर, ये मिनिमम सेपरेशन आ गया। देखो रिलेटिव से ये प्रॉब्लम कितनी आसान हो चुकी है। तो रिलेटिव बेटा ध्यान रखना है, रिलेटिव मोशन जो है प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए होता है। रिलेटिव को तब लगाओ जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इससे तो देखो बिल्कुल इजी है, और यदि अच्छे से रिलेटिव अप्लाई करना आ गया तो बड़ा इजी प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो चाहे कोई भी मोशन हो। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव का यूज होगा। वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कुछ चीजें और हैं मेरे को अभी बतानी है, फिर इसी में सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर। वैसे सर्कुलर मोशन आगे पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन यहीं पे बताऊंगा, क्योंकि मोशन इन 2D मतलब सर्कुलर मोशन भी मोशन इन 2D होता है, तो उसको भी यहीं पे पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के ये दोनों लेक्चर तुम्हें आज ही कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।